मेरे दोस्त को किसी ने झूठी बातों की भांग पिलाई। फडणवीस की ठाकरे से दूरियां कम करने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में डे टू डे राजनीति चाहे कुछ भी रहे, बयानबाजी चलती रहे, लेकिन एक बात साफ है कि आने वाले कल में महाराष्ट्र की राजनीति को बातों से ही तय होगी। 2024 तक शरद पवार की चलेगी या देवेंद्र फडणवीस की। पवार की चली तो ठाकरे गुट आघाड़ी से फेविकॉल की जोड़ की तरह चिपके रहेगा। संजय राउत इन दिनों के बीच फेविकॉल बने रहेंगे और यह जोड़ मजबूत बनाते रहेंगे। अगर फडणवीस के हिसाब से चीजें हुई तो संभावना यही है कि महाविकास आघाड़ी में अब और सेंध लगे, संजय राउत पर हमले बढ़े और उद्धव ठाकरे को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश तेज की जाए। उद्धव जब तक राउत की सुनेंगे तब तक ठाकरे गुट को आघाड़ी से हिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। पवार की सबसे बड़ी ताकत ठाकरे गुट में राउत का वर्चस्व होना है। यह बात अब शायद देवेंद्र फडणवीस जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वे यह भी समझ चुके हैं कि बीजेपी और ठाकरे के बीच दूरियां तब तक कम नहीं हो सकती है जब तक संजय राउत मजबूत है। यह सिर्फ सहयोग नहीं है कि बीजेपी पहले राउत को कम आंकने की या इग्नोर करने की नीति पर चला करती थी। अब वही फडणवीस हर 2-3 दिनों में संजय राउत पर किसी न किसी तरह से बयान देकर हमले करते हैं। इसलिए होली के मौके पर मुंबई में उत्तर भारतीयों की एक सभा में शामिल होते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बयान दिए उस पर जरा गौर फरमाएं। हमने कहा था कि हम बदला लेंगे, हमने उन्हें माफ किया, यही हमारा बदला है। फडणवीस ने कहा, हमने विधानसभा में कहा था कि लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, उन सब से हम बदला लेंगे। हमने उन सभी लोगों को माफ किया है, यही हमारा बदला है। अब इसी के साथ दूसरा बयान रहा, हमारे कुछ मित्र हैं, उन्हें कुछ समय पहले किसी ने झूठी बातों की भांग पिलाई। उसके बाद जो कुछ दिनों का खेल चला वो देख कर मजा आया। कोई गाना गा रहा था तो कोई रो रहा था। मतभेद और मनभेद भुलाकर महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। फडणवीस के करीबी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने थोड़ा और स्पष्ट तो होकर बात रखते हुए ये कहा कि हमारा आह्वान है कि मतभेद और मनभेद भुलाकर आइए मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करें। लेकिन ठाकरे और बीजेपी के साथ आने में सबसे बड़ा रोड़ा संजय राउत है। इस बात को होली के ही मौके पर फडणवीस के करीबी नेता मोहित कंबोज ने यह कहकर जता दिया है कि होली के दिन मैं संजय राउत से यही उम्मीद करूंगा कि वे अपनी पोस्ट वाली जुबान को जरा लगाम दें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और RCP सिंह को किस बात का डर सता रहा है? बिहार के राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भूगोल और नागरिक शास्त्र को लेकर लगता है नीतीश कुमार ने PhD की हुई है। नीतीश कुमार एक झटके में बीजेपी के साथ तो दूसरे झटके में राजद के साथ सरकार बना लेते हैं। दोनों हालत में CM वही बनाते हैं। अन्य राज्यों में पूरी तरह सरकार बदल जाती है, पर बिहार में पिछले 15 से अधिक वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना ऐसा सिक्का चमका रखा है कि मंत्रियों की लिस्ट बदल जाती है पर मुख्यमंत्री नहीं बदलते। अब देखिए ना, 6 महीने भी नहीं हुए महागठबंधन सरकार बनने की और अब उसमें दरार की खबरें आई जा रही है। संसद के कुछ मंत्रियों और विधायकों की नाहक बयानबाजी से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही है। इस बीच राज्यपाल की नियुक्ति के बहाने उनके अमित शाह और शहीद के पिता से बदसलूकी को लेकर राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है और इन्हीं 2 फोन कॉल से तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से लेकर RCP सिंह की नींद हराम हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष में बैठने का डर सता रहा है तो बाकी नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके जाने का भय प्रतीत हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजियां तेज होती जा रही है। क्या फिर से विपक्ष में बैठेंगे तेजस्वी यादव? सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने पिछले साल नीतीश कुमार को समर्थन देकर महागठबंधन की सरकार बनवाई थी।
खुद डिप्टी सीएम बने थे। एक तो तेजस्वी यादव मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ किए जाने से वैसे ही परेशान होंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पाला बदलने की खबरें भी उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही होंगी। लाख मना करने के बाद भी राजद विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं की, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी। सुधाकर सिंह पर आरएसएस के इशारे पर काम करके के भी आरोप लगे, पर नीतीश कुमार के खिलाफ आरोपों को लेकर सुधाकर सिंह टस से मस नहीं हुए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव भी राजद कोटे के विधायक है। उनकी अल्हड़ बयानबाजियों से भी नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इनसे खासे आहत है और नाराजगी स्वरूप फिर से एनडीए कैंप में उनकी वापसी की चर्चाएं प्रबल होती जा रही है। ये सब बातें तेजस्वी यादव को अच्छी तो नहीं लग रही होंगी। नीतीश ने पाला बदला तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? तेजस्वी यादव के बाद जो शख्स नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरों से सबसे अधिक परेशान होगा वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अपनी नई राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई थी। जब से उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है तब से वे लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम पद क्या जीतेंगे, अभी वे प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। जब से खबरें आम हुई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, तब से उपेंद्र कुशवाहा के दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि यह सभी को पता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए कैंप में आते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री नहीं हो सकती। पिछले दिनों कुछ दो ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से एनडीए कैंप में नीतीश कुमार की वापसी की चर्चाओं को बल मिला है। एक घटना गलवान में शहीद के पिता से वसूली तो दूसरी तमिलनाडु में कथित रूप से बिहारी मजदूरों के खिलाफ हिंसा का मामला। आपको ध्यान होगा कि इन दोनों मामलों में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सरकार की ओर से आगे कर दिया था और बीजेपी का सारा आक्रमण तेजस्वी यादव के खिलाफ ही रहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक 5000 स्कूली बच्चों को दिया गया जहर। सुप्रीम लीडर खामनेई बोले दोषियों को मिले मौत की सजा। ईरान में करीब 230 स्कूलों में करीब 5000 छात्राओं को जहर देने की शिकायत पर सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामनेई का बयान सामने आया है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि देश के बालिका विद्यालयों में यदि छात्राओं को इरादतन जहर दिया गया तो अक्षम्य अपराध के लिए दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। खामनेई ने पहली सार्वजनिक रूप से इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। वही ईरान के प्रमुख सांसद और इस घटना पर गठित जांच समिति के सदस्य मोहम्मद हसन अस्फेरी ने इसना न्यूज एमएनएस न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान के 31 में से 25 प्रांतों के करीब 230 स्कूलों में लगभग 5000 विद्यार्थियों ने जहर दिए जाने से प्रभावित होने की शिकायत की थी। हालांकि किसी अन्य अधिकारी या मीडिया रिपोर्ट में इतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों के बीमार पड़ने की जानकारी नहीं दी है। इससे पहले ईरान की मीडिया और कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि 1000 से ज्यादा बच्चों ने बीमार होने की शिकायत की थी, जिसमें से 400 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ईरानी अधिकारियों ने हालांकि इस संकट के बाद से सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाल तक टालमटोल करने के बाद कुछ दिन पहले ईरानी अधिकारियों ने इस घटना की बात स्वीकार की। अधिकारियों ने हालांकि इस बात का ब्यौरा नहीं दिया है कि इस घटना के पीछे कौन है और जहर में किस रसायन का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से उलट ईरान में महिलाओं के खिलाफ धार्मिक चरमपंथ का कोई इतिहास नहीं है। अधिकारियों ने माना कि ईरान के 30 में से 21 प्रांतों में नवंबर के बाद से 50 से ज्यादा स्कूलों में जहर देने की घटना सामने आई है। ईरान के आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने हालांकि कहा कि कुछ दिन पहले जांच अधिकारियों ने स्कूलों से संदिग्ध जहर के नमूने उठाए, हालांकि कोई ब्यौरा नहीं दिया। एमएनएस न्यूज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 स्कूल इस घटना से प्रभावित हुए, जिसमें लड़की का भी एक स्कूल था। इस घटना पर दुनिया भर के कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। ईरान में मंगलवार को भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। ईरान में नवंबर की घटना के बाद से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। इस घटना को लेकर मंगलवार को हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग सहित वाटर कैनन और अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच इस अनसुलझी रहस्यमयी घटना पर प्रतिक्रिया को लेकर सरकार ने पत्रकारों
कार्यकर्ता और अन्य लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।